नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा और आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो कि या तो ऑलरेडी एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही शानदार ऑफर, जहां आपको सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है विद डबल वैलिडिटी प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली एट 9,999 रुपीज़। एक छोटा सा कोड जहां पर आपको जो है अप्लाई करना है वो है चांद फ्लैश, और इसी के साथ आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये जो कोर्स है 22 अप्रैल यानी कि आज तक के लिए वैलिड है, आप इसको आज खरीद सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कहता है जी, इन विच ऑफ द केसेस द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 356 से जुड़ा हुआ केस है। आपको बताना है कि कौन सी इसमें से केस में ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। मामला क्या है जानेंगे। देखिए भाई, क्या हुआ, 2005 के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं। उन चुनावों में कोई भी पार्टी के पास बहुमत नहीं आती है। ऐसे में क्या हुआ कि एक भी लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग नहीं होती है, और बिना लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग कराए, एक भी मीटिंग कराए बिना जो है डिसॉल्व कर दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली को ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। कौन से केस में वो हमें बताना है जी। पहला केस है बनारसी दास वर्सेस इकू दत्त एंड अदर्स। दूसरा है रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा के मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एंड चौथा है BP सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, हमें पता होना चाहिए। राइट आंसर इज बी, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि भाई एक भी पार्टी के पास बहुमत नहीं आया था। ऐसे में क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसे सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने का पर्पस ये था कि जितनी भी पार्टीज हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करके बहुमत ला सकें, या फिर तोड़ करके किसी पार्टी को साथ लाना चाहते हैं, कोलिशन बनाना चाहते हैं, या जो भी करना चाहते हैं करके बहुमत लाकर और सरकार बना सकें। इन द मीन टाइम क्या होता है कि खबर आती है कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, यानी कि जो अलग अलग पार्टीज हैं वो MLAs को खरीदने की कोशिश कर रही हैं। इस ऐसे में गवर्नर की तरफ से एक और रिपोर्ट लिखी जाती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट के बेसिस पर यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा देते हैं। यहाँ पर एक पिटीशन दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में, एंड यहाँ पर जो फैसला निकल कर आता है, जहाँ पर पिटिशनर ने ये कंटेंशन दी बेसिकली, वो यही कि भाई देखिए 356 का पर्पस क्या है। कहता है जी, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहता है जी, इट इज नेसेसरी दैट द प्रेसिडेंट इज कन्विंस्ड दैट द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी डन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। 356 का तो पर्पस यही है ना कि जहां पे प्रेसिडेंट कन्विंस हो गए कि भाई स्टेट जो है उसकी गवर्नेंस चल नहीं सकती संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ऐसे में प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है। कहता है जी, एंड देयर इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। ये जब तक नहीं हो जाता तब तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता, और गवर्नर को और प्रेसिडेंट को ये एंश्योर करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंक्रीट एविडेंस कि सरकार जो है या फिर जो प्रदेश की जो गवर्नेंस है वो चल नहीं सकती इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर एक सिर्फ आशंका हुई गवर्नर को कि भाई सरकार जो है वो बन नहीं सकती और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चल नहीं सकती। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस थोड़ी ना था। कोई हमारी पहली मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग होती उसमें कोई बातचीत होती, लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली मीटिंग होती, फ्लोर टेस्ट होता या कुछ ऐसा होता जहां पर ये तय होता कि भाई वाकई में सरकार नहीं बन रही। उसके बाद आप करते, उसके बाद आप लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करते, नए चुनाव करवाते, चल जाती बात। लेकिन आपने तो फ्लोर मीटिंग ही नहीं होने दी, जो असेंबली की मीटिंग ही नहीं होने दी, फ्लोर टेस्ट ही नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं होने दिया, सिर्फ एक आशंका पे। कहते जी आशंका पे कहानियां नहीं चलती होती, आपको कंक्रीट एविडेंस होने चाहिए थे, तब आप करते तो अच्छे लगते, लेकिन यहाँ पर गलत हुआ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पिटिशनर के साथ जाते हैं, इसके साथ अग्री करते हैं, और इस पूरे के पूरे खेल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू रेफर द पिटिशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंटर्स मूव टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 टू अ लार्जर बेंच। देखिए भाई, हम सब जानते हैं कि 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, उसे एब्रोगेट किया गया 2-3 साल पहले। एंड जब एब्रोगेट किया गया तो एक पिटीशन यहाँ पे दायर होती है कि भाई ये जो पूरा का पूरा मामला है इसे चैलेंज किया जाता है। ऑलराइट, सो
यहां पर पूछा गया जो सवाल है आपसे वो ये कि भाई एक पिटीशन कौन से ऐसे केस में दायर की गई थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया था टू रेफर द पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ 370 टू अ लार्जर बेंच। एक क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं कि इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो शाह फैजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें ये कहा गया था कि भाई हम 5 जजेस के बेंच को नहीं भेजेंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि 5 जजेस के बेंच को ये भेजा जाए। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज, कहाँ से लिया गया था? टेक, कहाँ से आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था, कहाँ से बोरो किया गया था? ए इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। हम सब जानते हैं, बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है। अगेन हम मिक्सचर लेकर आने की कोशिश करते हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो एक इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे गेस कर रहे होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल डालने का आइडिया था वो कहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली। द राइट आंसर इज यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पिरेशन ली है। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा जाता है, और राइटली सो क्योंकि हमने यहाँ पर अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर अलग अलग फीचर्स हमारे संविधान में रखे हैं। जैसे कि आप देखिए, प्रीएम्बल को हमने कहाँ से बोरो किया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन जब बात आती है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, ये सब हम कहाँ से ले रहे हैं? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। रेजिडुअरी पावर्स टू द सेंटर, देन फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये सब जो है हम कहाँ से ले रहे हैं? ये हम ले रहे हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट हमें देखने को मिलती हैं, वो हमें याद होनी चाहिए कि कौन से फीचर हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन हमने देखा। कहता जी, द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर कंटेन्ड इन। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अगर आपने यहाँ पर नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। हमने बात की केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की। अब केशवानंद भारती केस में हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात की थी, उसी केस के जो जजेस थे उसी केस में कहते हैं जी असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं दे आर कंटेन्ड इन व्हाट। ये 4 ऑप्शन है, क्या आर्टिकल 14 में कंटेन्ड है, आर्टिकल 21 में है, 32 में है या फिर प्रीएम्बल में? आपको बताना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ कंटेन्ड है। बड़ा ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लॉजिक लगाकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली प्रीएम्बल इज द राइट आंसर। कहा गया है, स्पेशली जस्टिस ग्रोवर ने एंड जस्टिस हेगड़े एंड मुखर्जी ने भी ये बात को कहा, दैट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द क्लू टू द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस हेगड़े एंड मुखर्जी क्या कहते हैं? कहते दी broad contours of the basic elements and the fundamental features of the constitution are delineated in preamble। so ये आप याद रखिएगा कि preamble में ऐसा कहा गया है कि जो basic elements of the basic structure हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? कैरी फॉरवर्ड रूल इज अल्ट्रा वायस, ऐसा किस केस में कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और आपको ये पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो सीख जाओगे। क्या है जी? कैरी फॉरवर्ड रूल को अल्ट्रा वायर किस में कहा गया? ए देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी एन तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन एम थॉमस एंड डी बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। कौन सा केस था जी? अगेन आंसर आ गया। सो देवदासन वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है। ऑलराइट, सो देवदासन का क्या केस था थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए भाई, बेसिकली देवदासन जो थे वो एक गवर्नमेंट क्लर्क तो थे ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, फर्दर और एग्ज़ाम देते हैं प्रमोशन के लिए। अब हुआ क्या कि जब वो देखते हैं कि भाई उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया वो क्लियर नहीं हो पाता है और कैरी फॉरवर्ड रूल की वजह से नहीं क्लियर हो पाता है। रीज़न बीइंग कि जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तब उन्हें देखने को मिलता है कि 45 में से 29 जो वैकेंसीज हैं वो रिजर्व हो गई SCs एंड STs के लिए। अब ये जो 45 में से 29 सीट्स रिजर्व हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? 64% सीट्स जो हैं वो रिजर्व हो गई थी। अब ये 64% सीट्स एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से रिजर्व्ड नहीं थी। एक्चुअल में हो क्या रहा था? एक्चुअल में हो ये रहा था कि भाई मान लीजिए पहले बार में 17% सीट्स जो हैं वो SCs एंड STs के लिए रिजर्व्ड हैं। पहले साल में मान लो एक भी सीट SCs एंड STs की तरफ से फिल नहीं हुई। अब दूसरे साल की जो वैकेंसीज निकलेंगी उसमें भी 17% सीट्स रिजर्व होंगी। तो क्या होगा? 17% तो ये और पुरानी 17% मान लो जो फिल नहीं हुई वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। सो टोटल क्या हो गया? 100 में से
34 सीट्स जो हैं, 34% जो सीट्स हैं वो रिजर्व हो गई कैरी फॉरवर्ड रूल के अकॉर्डिंग। फिर क्या हुआ, तीसरे साल मान लो ये 34% भी नहीं फिल हुई, फिर अगले साल जो है 17% तो होनी थी और 34% ये भी जुड़ जाएंगी। सो ऐसा चलता चलता क्या है कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल के वजह से जो अनफुलफिल्ड जो सीट्स थी, वैकेंसीज थी, वो बढ़ती जा रही थी इन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जब इन्होंने एग्जाम दिया और उस साल क्या हुआ कि 64% सीट्स यानी कि 45 में से 29 वैकेंसीज जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड रूल के कारण भरी नहीं गई, यानी कि कैरी फॉरवर्ड रूल के कारण रिजर्व हो गई, जिसकी वजह से इनको लगा कि भाई मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया हूँ। एज अ रिजल्ट इन्होंने इसे चैलेंज किया और यहाँ पर चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसे यहाँ पर नलीफाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो रीजनिंग भी दी है वो यही दी क्या कि भाई जो कैरी फॉरवर्ड रूल था अगेन वो 50% के कोटे को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। आर्टिकल 14 की बात की गई, आर्टिकल 16 की बात की गई, जहां पर हम स्पेशल प्रोविजंस तो बनाते हैं बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ दी जनरल कैटेगरी। स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरीज आप बनाओ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको आप यहाँ पर कंप्लीटली जो है उनके कॉस्ट पर आप यहाँ पर इनको बेनिफिट दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो था उसे यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल की जो सीट्स होती थी, यानी कि जो कैरी फॉरवर्ड सीट होती थी, वो एज ए सेपरेट कैटेगरी नेक्स्ट ईयर मूव होनी शुरू हुई। कैसे सेपरेट कैटेगरी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस साल 100 सीट्स में से 17% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, ठीक है, ये बाद की बात है, देवदासन केस के बाद की बात है, क्या चेंजेस आते हैं। 17% मान लो सीट्स रिजर्व्ड हैं, अब क्या होगा, मान लो इस 17 में से एक भी सीट इस बार फुल नहीं हुई, अगली बार क्या होगा, मान लो अगली बार का जो एग्जाम होगा उसमें भी 17% सीट्स रिजर्व होंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि ये वाली इसी में ऐड हो जाएंगी और टोटल 34% सीट्स रिजर्व हो जाएंगी, नहीं, अगली बार ये जो है एक पैरेलल कैटेगरी के रूप में चलेंगी, यानी कि 100% तो ये हो गया, 17% ये सीट्स हो गई, अब ये 17 और ये 17 टोटल 34% ये हो गई, एंड ये जो बाकी की बचेंगी, कितनी बच गई, मान लो 66% बच गई, वो जो है जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेंगी। अब मान लो थर्ड ईयर में भी, अब इसी ईयर में भी मान लो कोई सीट फिल नहीं हुई, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगले साल क्या होगा, फिर 17% रिजर्व होंगी। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो कहाँ गया ये रहा, हाँ, सो अगले साल होगा क्या कि भाई ये जो 34% सीट्स पिछली बार रिजर्व रह गई थी, खाली रह गई थी, वो एक सेपरेट कैटेगरी के रूप में मूव करेंगी, 17 + 34 ये, और जो जनरल कैटेगरी की 66% सीट्स हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। सो ये यहां पर हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सो आगे बढ़ते हैं बॉस, क्या हुआ आगे, ये हाँ चलिए आगे देखते हैं। So what is the minimum age limit prescribed for a person to become the judge of Supreme Court? बड़ा इजी सा क्वेश्चन एक उठाया हमने, क्या कि मिनिमम एज क्या है, बताओ भाई कौन सी क्या मिनिमम एज है एक व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कोई मिनिमम एज यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है ही नहीं, वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि क्या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड है, अगर है तो जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलिए नेक्स्ट क्या है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन हुम द सॉवरेनिटी लाइज। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर आपने यहाँ पर पॉलिटी को ढंग से पढ़ रखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन जो है आता होगा कि भाई किसमें सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता अल्टीमेटली किसके हाथ में है, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, या फिर पार्लियामेंट के हाथ में है, या फिर पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो संप्रभुता है वो किसके हाथ में है, सॉवरेनिटी जो है किसके हाथ में है। सो अल्टीमेटली इसका जो आंसर है वो तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, हम पर किसी की तरफ से सौंपा या थोपा नहीं गया है, ये हमने अपने आप को ये संविधान दिया है। सो अल्टीमेटली किसने दिया ये संविधान, खुद को, हमने खुद को दिया। सो किसके पास है सॉवरेनिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो यहां से हमें देखने को मिलता है कि सॉवरेनिटी हमारे पास में है। अगला क्वेश्चन है, ऑनरेबल हाई कोर्ट हेल्ड राइट टू इलेक्ट्रिसिटी इज अ राइट टू लाइफ इन
कौन से केस में राइट टू इलेक्ट्रिसिटी को राइट टू लाइफ कहा गया था एक हाई कोर्ट के द्वारा? अब वो केस आपने यहाँ पे बताना है। ओके, आंसर पहले ही आ गया। सो आंसर जो है इसका एम के आचार्य वर्सेस वेस्ट बंगाल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है, ये इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक ऐसा केस था दोस्तों जहाँ पर ये पहली बार यहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया कि राइट टू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आज की डेट में एक ऐसी नीड बन चुकी है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हमारी जो लाइफ है वो असंभव सी हो गई है। आर्टिकल 21 के तहत ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का ही एक हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कि भाई अगेन यहाँ पर भी आंसर आ गया क्या? चलिए कहते हैं जी लीगल मैक्सिम क्या है? ऑट्रीफाइस इज रिलेटेड टू लीगल मैक्सिम है और ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। ए डबल जेपर्डी, बी रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, सी सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड डी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। किससे रिलेटेड है भाई? एज द आंसर सजेस्ट डबल जेपर्डी से रिलेटेड है। क्या हुआ, क्या है ये पूरी मैक्सिम वो देख लेते हैं। कहते हैं जी ऑट्रीफाइस एक्विट एंड ऑट्रीफाइस कन्विक्ट आर फ्रेंच टर्म्स मीनिंग प्रीवियसली एक्विटेड एंड प्रीवियसली कन्विक्टेड। इस रूल के मुताबिक क्या होता है? कहता है जी दिस रूल रेफर्स टू अ पर्सन दैट अ पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस अगेन इफ प्रीवियसली ही हैज बीन कन्विक्टेड और एक्विटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कम्युनिटी गेट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द सेंट्रल सर्विसेज इन आर्टिकल 336? सेंट्रल सर्विसेज की सर्विसेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए किस कम्युनिटी को 336 के तहत स्पेशल यहाँ पर रिजर्वेशन दी गई है? ए सिख कम्युनिटी, बी मुस्लिम, सी हिंदू एंड डी एंग्लो इंडियंस। आपने गेस कर लिया होगा, अगर किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो हम जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है डी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए उस समय लाया गया था शुरुआत में, क्योंकि ये देखिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थी उस समय, रिस्पेक्टिवली कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स अभी जा ही रहे थे भारत से जब ये संविधान बना, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे। इनफैक्ट आज भी हैं, बट अगेन इतना नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई, तो उनका जो नंबर था वो रिलेटिवली कम रह गया। उस समय क्या कहा गया था? कहता है जी ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट ऑफ members of the Anglo-Indian community to the post in railway, custom, postal and telegraph services of the union shall be made on the basis of immediately before the 15th day of August 1947। यानी कि जो आज़ादी से पहले जैसे उनको अपॉइंटमेंट मिल रही थी उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको रिजर्वेशन, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी अपॉइंटमेंट होगी। और यहाँ पर क्या कहता है जी, द नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व्ड for the said community in the said service shall as nearly as possible be less by 10%। यहाँ पर जो है ये रिजर्वेशन भी इनको दी गई, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखने की जरूरत है कि 10 साल के लिए ही ये जो रिजर्वेशन है ये लाई गई थी इनके लिए। 10 साल तक की ये रिजर्वेशन इनको दी गई थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। अगला जो क्वेश्चन है जी, द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी विल नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स फॉर अवार्ड ऑफ कंपनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, केस का नाम आप गेस करो, जिसमें ये कहा गया कि भाई फंडामेंटल जो सॉवरेन इम्यूनिटी का बहाना आप वहाँ नहीं दे सकते जहाँ आपको फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए कंपनसेशन देने का हुक्म अदालत ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पहला केस जो है वो कहता है जी नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, बी है रुदाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सी है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड डी है राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो कौन सी इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है, इसमें कौन सा केस लॉ ये इसमें जिसमें ये बात कही गई। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, दी रुदाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ये बात कही गई। क्या था केस, चलिए जानते हैं। देखिए भाई एक व्यक्ति थे, उन्हें यहाँ पर जो सज़ा होती है एक केस में, उनके वाइफ के मर्डर के केस में सज़ा होती है, सज़ा के बाद उन्हें जो सज़ा मिली थी उससे भी ज़्यादा समय तक जेल में रखा जाता है। ये हेबियस कॉर्पस की एक रिट फाइल करते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 कि भाई मुझे यहाँ से छुड़वाओ। जब इन्हें छोड़ा जाता है तो ये कंपनसेशन की डिमांड करते हैं। कंपनसेशन की डिमांड में पहली बार ऐसा होता है इस केस में जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है उसके लिए कंपनसेशन का कंसेप्ट लेकर आए। अब स्टेट की तरफ से ये कंटेंशन आता है कि जी हम सॉवरेन हैं, सॉवरेन इम्यूनिटी हमें मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया, ये कहा
कि भाई यहाँ पर जो है आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर उनसे कोई रॉन्गफुल यहाँ पर काम होता है, कोई उन्होंने रॉन्गफुल डिटेंशन की, तो उसके लिए आपकी वाइकेरियस लाइबिलिटी यहाँ बनती है और सॉवरेन इम्यूनिटी यहाँ पर लागू नहीं होगी। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जहाँ फंडामेंटल राइट्स में आपको अगर वायलेशन होता है तो उसके लिए कंपनसेशन का प्रावधान लाया गया। चलिए आगे, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ वर्ड्स मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए भाई, ये वर्ड्स मेंशन्ड हैं प्रीएम्बल में, इसमें से करेक्ट क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई है। ए, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। बी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। सी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। डी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आई बिलीव कि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दूर से लगता होगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना, प्रेशर होता है कि 150 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में या 200 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, ऐसे क्वेश्चन हमें वहाँ पे लताड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। ऑलराइट, सो ऐसे क्वेश्चंस को भी देखकर जाया करो, ठीक है। सो राइट आंसर जो है इसका डी है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगेन प्रीएम्बल ही है और कुछ नहीं है। प्रीएम्बल में देखिए पहले आता है जी जस्टिस, लिबर्टी, फिर इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एक्सरसाइज्ड बाय। आर्म्ड फोर्सेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है या फिर यहाँ पर क्या बोला, ऑपरेशनल कंट्रोल किसके हाथों में है। ए, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। बी है डिफेंस मिनिस्ट्री। सी है द 3 चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स स्टाफ। डी, प्रेसिडेंट। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं राइट आंसर जो है वो डी को बताएंगे, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन डी इज नॉट द राइट आंसर। यहाँ पे राइट जो आंसर है वो है बी। यहाँ पर सवाल को समझते हैं, कहते हैं जी दी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। देखिए भाई, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो क्या है, सेरेमोनियल कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज हैं। नो डाउट ही इज द आर्म्ड फोर्सेज के वो जो है क्या है, वो चीफ ऑफ द आर्म, सेरेमोनियल चीफ ऑफ द आर्म, कमांडर इन चीफ। बट एट द सेम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, वो डे टू डे फंक्शनिंग तो नहीं देख रहे ना, आर्म्ड फोर्सेज की जो डे टू डे फंक्शनिंग है। अब सवाल तो ये है ना, ऑपरेशनल कंट्रोल एंड आर्म्ड फोर्सेज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए, इक्वालिटी बिफोर लॉ। बी, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एंड डी, स्टेट की डेफिनेशन। सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली बी जो इसका राइट आंसर है। 13 में क्या है कि भाई ऐसे कानून जो कि या तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, अगर वो संविधान के दायरे के खिलाफ जाते हैं या फिर यूँ कहें कि जो 14 है सॉरी जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ जाते हैं, तो क्या होगा, उन राइट्स को उन लॉज को एबॉलिश किया जाएगा। कहते हैं जी ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कहते हैं जी वो क्या होंगे, यहाँ पर क्या है, बी शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। Who said preamble is the identity card of the constitution? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है यार ये तो। Who said the preamble is identity card of the constitution? A, K.C. Vere, B, N.A. पालकीवाला, C, G.V. Austin, Granville Austin and D, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी। बताइए भाई किसने कहा था कि जो हमारा preamble है वो हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। The right answer is B, पालकीवाला साहब ने ये कहा था, N.A. पालकीवाला called the preamble as the identity of the constitution, identity card of the constitution। कौन थे पालकी साहब? ये थे जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। ओके, सो इनकी काफ़ी ज़्यादा भाई कदर है हमारे भारत में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट रहे हैं ये। ऑलराइट, एंड सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको ये क्वेश्चंस सही लग रहे हैं तो हम इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप में से और टफ चाहते हैं तो हम और टफ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, सिंपल चाहते हो तो सिंपल लेकर आएंगे, बट कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, उसी के हिसाब से नए क्वेश्चंस हम लेकर आते रहेंगे। चलिए भाई अगली बार फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।